हाय इन्वेस्टर्स, वेलकम टू एसओआईसी। तो आज के इस इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग जितनी भी लिस्टेड सीडीएमओ कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे। क्योंकि रिसेंटली सीडीएमओ कंपनीज ने काफ़ी जगह केपेक्स अनाउंसमेंट्स करी है। चाहे वो डीवीज ने केपेक्स अनाउंस करा हो आज से कुछ टाइम पहले, जिसने कस्टमर ने एडवांस दिए 600-700 करोड़ का, या लॉरस ने अभी 500 एकड़ प्लस लैंड खरीदी हो आंध्र प्रदेश में टू डू अ बिग केपेक्स, या चाहे ब्लू जेट हेल्थ केयर ने ऑलमोस्ट 100 एकड़ प्लस की लैंड लियो टू डू 900 to 1000 करोड़ प्लस ऑफ केपेक्स। तो ये सारे हम ट्रेंड्स डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो का हमने आइडिया कैसे रखा है, तो पहले सेक्शन में हम लोग रिजल्ट्स का एनालिसिस करेंगे एक टेबल में कि कौन सी कंपनी का क्या रिजल्ट था। दूसरे सेक्शन में हम क्या करेंगे कि कंपनीज की गाइडेंस क्या है या कंपनीज के सॉफ्ट नंबर्स क्या है केपेक्स पे, कि कंपनीज किस डायरेक्शन में जा रही है। तीसरे सेक्शन में हम एनालिसिस करेंगे कि व्हाट टू लुक फॉर इन ईच एंड एवरी सीडीएमओ, तो ईच एंड एवरी सीडीएमओ बिजनेस का की ट्रैकेबल एरिया क्या है। एंड उसके बाद हम फाइनली टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो की तरफ चलेंगे। तो दिस वीडियो विल गिव यू एन आइडिया कि कौन सा सीडीएमओ उस टाइम पे क्या कर रहा है, कौन सा सीडीएमओ उस टाइम पे कितना केपेक्स कर रहा है, एंड कौन से सीडीएमओ में हमें क्या चीज़ की ट्रैक करनी चाहिए। एंड कौन-कौन से सीडीएमओज हम इसमें डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस कंपनीज लाइक अमी ऑर्गेनिक्स, अक्यूटास केमिकल्स, जुबिलेंट फार्मोवा, देन वी विल डिस्कस न्यूलैंड लैब्स, देन वी विल डिस्कस लॉरस लैब्स, देन वी विल डिस्कस डीवीज लैब्स, देन वी विल आल्सो डिस्कस ब्लू जेट हेल्थकेयर, राइट? एंड साथ-साथ हम पीरामल फार्मा की भी बात करेंगे, एंड साथ-साथ हम एक न्यूलैंड लैब्स का भी इसमें डिस्कशन कर लेंगे कि डिफरेंट सीडीएमओज इस टाइम पे इंडस्ट्री में क्या कर रहे हैं एंड इन विच डायरेक्शन आर दे मूविंग। If you're excited for this video, do drop a hell yes in the comment section below. Make sure that you smash the like button and you're subscribed to the channel. With this, let's start with the first section. तो यहाँ पे हम फर्स्ट टू बिजनेसेस का रिजल्ट एनालिसिस करते हैं एंड हम चलते हैं टुवर्ड्स सम ऑफ द कंपनीज। आई थिंक वन ऑफ द कंपनीज जो हमने ओरिजिनली इस चैनल में 2020 में कवर करी थी। वैसे तो हमने बहुत सारे सीडीएमओ बिजनेसेस करे थे, बट वन ऑफ द कंपनीज दैट वी कवर्ड वाज सिंजीन। तो यहाँ पे रिसेंटली हमने एक एआई का बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ केस सीखा है कि हम कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल सारी डाल देते हैं जीपीटी के अंदर, एंड हम लोग मैनुअली भी उसको वेरीफाई करते हैं। एंड व्हाट वी सी इज दैट वॉक द टॉक, क्या मैनेजमेंट कर रही है या नहीं कर रही। तो जस्ट ओवर हियर, तो यहाँ पे सिंजीन की मैनेजमेंट का देखते हैं तो मैंगलोर का जो प्लांट है, इट हैज़ टेकन एन नंबर ऑफ इयर्स टू कमर्शलाइज। 2016 में उसकी बात स्टार्ट हुई थी एंड अब जाके यूटिलाइजेशन इंक्रीज होने की बात हो रही है। तो इट्स बीन 9 इयर्स, मतलब 9 साल से प्लांट बन रहा है, मतलब इट्स टफ टू टेल। बट जस्ट ओवर है, तो Q4 ऑफ FY 20 में तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई थी एंड इन्होंने बात करी थी कि वैलिडेशन टू टेक मच ऑफ FY 21। जो अगेन यहाँ पे जो इनकी गाइडेंस थी, ये पूरी तरीके से अचीव नहीं हुई थी बिकॉज कंपनी ऑपरेटेड एंड वैलिडेशन और क्वालिफिकेशन उस टाइम पे प्रोग्रेस कर रही थी बट कंप्लीट नहीं हुई थी। फिर FY 21 की Q4 की कॉन कॉल में बोला की ट्रिगर की रेगुलेटेड मार्केट अप्रूवल्स ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। तो यहाँ पे दे अचीव दिस गाइडेंस जो इन्होंने दी थी। फिर FY 22 की कॉन कॉल में बोला कि ऑन ट्रैक टू गेन यूएस एफडी अप्रूवल इज इन 2 इयर्स, राइट? सो यूएस एफडी अप्रूवल एक्चुअली में 2023 जुलाई में आ गया था कंपनी को। FY 24 की कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला विद अप्रूवल इन हैंड, मैनेजमेंट एम्फोसाइज बिजनेस डेवलपमेंट एंड रैम्प अप बट नो प्लांट लेवल यूटिलाइजेशन गाइडेंस, right? But post approval, management continue to avoid utilization guidance and framed ramp up as customer conversion driven, reiterated in FY 24 discussions. तो बेसिकली मैनेजमेंट ने अगेन ये बोला कि प्लांट का रैंप अप होएगा बट एक्चुअली में रैंप अप अचीव नहीं हुआ। एंड FY 24 की Q4 की कॉन कॉल में बोला कि सो सेलिंग साइकिल फर्स्ट रहेगी और देन नो प्लांट लेवल मेट्रिक्स दिए। तो ये स्टैंड तो कंसिस्टेंट था। सो रैंप अप जो होना था प्लांट का, दैट वाज लेफ्ट ऑन बेसिकली कि कितनी जल्दी बिजनेस कन्वर्ट होएगा, बट नो स्पेसिफिक मैंगलोर नंबर्स वर डिस्क्लोज एंड ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग के भी नंबर्स डिस्क्लोज नहीं करे। तो अगेन लाइक ग्लास हाफ फुल हाफ एम्प्टी। देन सिमिलरली FY 25 की Q3 की कॉन्फ्रेंस कॉल में बोला कि ब्रॉड सीडीएमओ मोमेंटम रहेगा और नो चेंज टू प्लांट स्पेसिफिक गाइडेंस। तो डिस्क्लोजर्स में भी स्टेटस को थे, मैनेजमेंट मिक्स और मार्जिन पे फोकस थी, नॉट ऑन मैंगलोर यूटिलाइजेशन। एंड नाउ फाइनली रिसेंट कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट मैंगलोर प्लांट की यूटिलाइजेशन की बात कर रही है एंड इन्होंने बे एरिया में भी जो प्लांट लिया है वहाँ पे यूएस में फॉर बायोलॉजिक्स, उसकी यूटिलाइजेशन की बात कर रही है। But the point is कि it's almost been 6 years since the construction was completed, commercialized plant got US FDA approvals, but still there is no revenues in sight. Revenues, profitability, all those things are missing. एंड इस साल सिंजीन का एक ट्रांजिशन ईयर है बिकॉज इनकी कुछ जो CDMO की सप्लाईज थी वो FY 27 में जाएंगी, FY 26 में नहीं जाएंगी। तो दिस ईयर इज़ अ ट्रांजिशन ईयर एंड कहीं ना कहीं जो इनके मार्जिन है उनके अंदर भी ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम एक बारी इनके जो मार्जिन है वो देखते हैं।
तो यहाँ पे एक बार ये मार्जिन देखते हैं इनके स्टॉक स्कैन्स पे कि एक टाइम पे कंपनी 31% ईबिटा मार्जिन करती थी, अब 28.93 कर रही है। वेराज अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे आके देखते हैं तो मार्जिन 23.6 के आसपास रह गए, जो लास्ट ईयर 21.5 के आसपास थे। राइट, सो जो ग्रोथ है, ग्रोथ का भी रेट स्लो हो रहा है एंड साथ साथ मार्जिन की भी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। एंड अभी जो न्यू प्लांट्स इनके कमर्शलाइज हो रहे हैं, जो यूएस वाला भी प्लांट कमर्शलाइज हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ पे बढ़ने वाला है। स्टिल ऑल इन ऑल अ वेरी गुड बिजनेस, बट द ग्रोथ मोमेंटम हैज बीन मिसिंग ओवर हेयर फॉर एन नंबर ऑफ रीजंस। अब मैनेजमेंट चेंज हुई है यहाँ पे, तो देखते हैं कैसी प्रोग्रेस आती है, बट अभी भी कोई ऐसे हिंट्स नहीं लग रहे कि ग्रोथ रिवाइव होगी। जैसे इनके पियर्स लाइक साई लाइफ साइंसेज और एंथम बायो साइंसेज अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट सिंजीन में वो चीज़ नहीं दिख रही जो उनके पियर्स में दिख रही है। सिमिलरली हम चलते हैं एक और कंपनी में विच हैज़ बीन अ स्टोरी ऑफ डिसअपॉइंटमेंट इज हाइकल। तो हाइकल का FY21 में अगर आप EBITDA देखते हैं तो 323 करोड़ का था। फास्ट फॉरवर्ड टू FY25 कंपनी का 328 करोड़ का EBITDA है। कंपनी ने पिछले 4 साल में 900 करोड़ का केपेक्स करा है एंड 4 साल में पिछले कंपनी का FY22, 23, 24, 25 में रेवेन्यू एक्चुअली में डिग्रो करा है फ्रॉम 1943 करोड़ टू 1860 करोड़। रीसेंट क्वार्टरली रिजल्ट्स में हाइकल हैड रिपोर्टेड अ लॉस। अब ये लॉस क्यों आया हाइकल में? क्योंकि हाइकल की एक फैसिलिटी पे बैंगलोर में ऑफिशियल एक्शन इंडिकेट करा गया, तो यूएस एफडीए के ऑडिट्स होते हैं, तो यूएस एफडीए फाउंड सम ऑफ द इश्यूज, राइट, प्रोसीजरल इश्यूज मिले, तो उन्होंने ऑफिशियल एक्शन इंडिकेट कर दिया वहाँ पे। अब अगेन इसकी वजह से इनको इस क्वार्टर के अंदर लॉस आया है, जो नियरली EBITDA सिर्फ 25 करोड़ का था, मेरे पैट पे इस टाइम पे लॉस आया है। रीजन बीइंग क्योंकि इनका ये प्लांट शट डाउन था और वहाँ पे कंसल्टेंट्स इन्होंने हायर करे कि उसकी रिमीडिएशन करने के, तो 10-15 करोड़ कंसल्टेंट्स पे भी खर्चा है। Right, so I think the space is very good, but understanding why some of the companies haven't done well is also equally important. So Hykel and Syngene are both the companies where, in spite of having manufacturing assets, the companies haven't been able to deliver. एंड मे बी इसका रीज़न ये है कि सिंजीन के केस में वो मैन्युफैक्चरिंग में लेट एंटर करे। पहले वो सीआरओ कंपनी थी, तो सीआरओ में अभी भी 10-12% ग्रोथ आती है, बट मैन्युफैक्चरिंग टेक्स एन नंबर ऑफ ईयर्स टू क्रैक इन फार्मास्यूटिकल्स। बिकॉज हमने जब पीआई इंडस्ट्रीज की एक्विजिशन देखी थी, तो पीआई ने कहा था कि 10 ईयर्स लगते हैं सीडीएमओ बिजनेस बिल्ड करने में। सो दैट इज द की डिफरेंस, राइट। एंड हाइकल के केस में भी ये लोग ज़्यादा फार्मा के जेनेरिक्स और क्रॉप प्रोटेक्शन के जेनेरिक्स में थे, अब ये सीडीएमओ ट्राई कर रहे हैं, तो इस वजह से इन्होंने इतने बड़े बड़े केपेक्स करे हैं। तो लेट्स सी हाउ मच टाइम विल इट टेक देम टू क्रैक दिस। बट अगेन ये जो OAI स्टेटस आया इनके बैंगलोर प्लांट के लिए, दैट इज अ रिस्की साइन, बिकॉज लास्ट 4 to 5 ईयर्स में कंपनी ने जितनी भी गाइडेंसेस दी हैं काफ़ी सारी मीट नहीं हुई। तो एक बार वॉक द टॉक हम फीचर यहाँ पे भी लगा के देखते हैं, जो हमने बेसिकली अभी सिंजीन के अंदर करके देखा। तो अभी हम हाइकल का वॉक द टॉक देखते हैं। तो एक्चुअली में FY19 में कंपनी ने अपनी गाइडेंस अचीव करी, तो इनका ग्रीन था। वेराज अगर आप FY20 में देखेंगे तो कंपनी ने 18 to 20% ग्रोथ की गाइडेंस दी, बट एक्चुअली में -5% की डी ग्रोथ हुई, तो दे कंप्लीटली मिस द गाइडेंस। FY21 में भी कंपनी ने गाइडेंस दी डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ के आसपास की, बट 5% ग्रोथ आई एट दी एंड। देन FY22 में कंपनी ने अपनी गाइडेंस अचीव करी। FY23 में कंपनी ने बोला कि ईयर ऑफ कंसोलिडेशन है, राइट, एंड एक्सपेक्ट टू मैच और एक्सीड FY22 रेवेन्यूज। एंड एनिमल एपीआई की कमर्शियल सप्लाई FY25 से स्टार्ट होगी। तो एक्चुअली में एनिमल एपीआई की कमर्शियल सप्लाईज अभी वैलिडेशन बैचेस गए हैं, तो FY26 में भी अभी तक कंप्लीटली स्टार्ट नहीं हुई, राइट। सो अगेन दिस ऑल्सो है, दे ऑल्सो मिस द गाइडेंस। सिमिलरली FY24 में ओवरऑल हाई टीन्स ग्रोथ की गाइडेंस दी 24-25 में, फिर एक्चुअल रेवेन्यू में -11.8% की डी ग्रोथ आई कंपनी के अंदर। एंड अगर आप चेक करते हैं तो क्रॉप प्रोटेक्शन में -24% की डी ग्रोथ थी और फार्मास्यूटिकल्स में 1% की डी ग्रोथ थी। वैसे एनिमल एपीआई का प्लांट Q3 ऑफ FY24 में कमीशन हो गया था। फिर FY25 में बोला कि स्ट्रॉन्गर H2 ओवर H1, तो एक्चुअली में स्ट्रॉन्गर H2 ओवर H1 आया, बट फिर भी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए जितने इन्होंने बेसिकली कौन में बात करी कि वर्स्ट इज बिहाइंड, बट वर्स्ट वाज एक्चुअली नॉट बिहाइंड, क्योंकि क्रॉप प्रोटेक्शन में सिर्फ 1% ग्रोथ आई। Whereas if you look at the pharmaceutical business, तो वहाँ पे सिर्फ 6% ग्रोथ आई। FY26 में स्ट्रॉन्गर FY26 ओवर FY25 की बात हुई, बट एक्चुअली में फर्स्ट क्वार्टर में ही 6.6% की डी ग्रोथ है। एंड कंपनी अब H2 की बात करिए कि H2 में सब बेटर होएगा, बट लुकिंग एट द पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, मतलब अगर हम लास्ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 ईयर्स में देखते हैं, तो कंपनी ने आई थिंक 2 बार ही अपनी गाइडेंस पूरी मीट करी है, 2 बार ही हाफ वे मीट करी है, एंड 4 टाइम्स द कंपनी हैज मिस्ड इट्स गाइडेंस। So I include the entire prompt of walking the talk of using LLM with you, but this is what the hardcore data is. तो Q1 के भी उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे जितने की कंपनी बात करती है। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स कंपनीज जो एक्चुअली में नंबर्स डिलीवर कर रही हैं और कंपनीज जहाँ पे कोई ना कोई वन ऑफ इश्यूज आए हैं। नाउ जस्ट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड,
On this Independence Day, we also actually truly believe कि each and every retail investor can achieve financial independence. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेने के लिए यू नीड टू वर्क ऑन मल्टीपल थिंग्स. फर्स्ट सिंपलेस्ट थिंग टू वर्क ऑन इज टू क्रिएट अ डिसिप्लिन रिगार्डिंग विद अ फाइनेंशियल प्लान, कि आप एक डिसिप्लिन फाइनेंशियल प्लान बनाएं एंड कैसे एसेट एलोकेशन करते हैं वो सीखे. सेकंड थिंग टू वर्क ऑन, अगर आपको बिजनेसेस या स्टॉक पिकिंग करनी है तो आपको फंडामेंटली साउंड बिजनेसेस पिक करने आना चाहिए. थर्ड थिंग टू वर्क ऑन इज दैट ये कंपनीज की वैल्यूएशन कैसे ढूंढे. फोर्थ थिंग टू वर्क ऑन कि एक एग्जिट स्ट्रैटेजी कैसे बनाए. फिफ्थ थिंग टू वर्क ऑन कि स्क्रीनिंग कैसे करें स्टॉक्स की. एंड लास्ट थिंग टू वर्क ऑन डिफरेंट सेक्टर्स की लैंग्वेज क्या है. सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दी वन SOIC मेंबरशिप, जहाँ पे एक एडेड बोनस है कि हमने AI इन्वेस्टिंग की भी मास्टर क्लास बनाई है. इफ एनी वन वॉन्ट्स टू अटेंड दैट, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द SOIC मेंबरशिप फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड. तो 24 अगस्त को हम SOIC मेंबर्स के लिए ऑटो एंड पे एक वर्कशॉप कर रहे हैं एट इंडियन हैबिटेट सेंटर एज वेल. राइट, तो अगर आपको रजिस्टर करना है सो यू कैन रजिस्टर फॉर दैट. इट इज इंक्लूडेड फॉर दी SOIC मेंबर्स ऑनलाइन जो व्यू कर रहे हैं. किसी को अगर ऑफलाइन आना है तो आप ऑफलाइन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में बिलो. If you want to register for the SOIC membership, you can use the coupon code INDEPENDENCE, which will give you a special one-time offer, which is just valid for the next 3 days, जिसके अंदर आप SOIC membership को at a discount to intrinsic value ले सकते हैं. The link to register for the SOIC membership is there in the description below. With this, let's go back to the video. तो अभी हम आते हैं अमी ऑर्गेनिक्स पे. तो अमी ऑर्गेनिक्स का नियरली अगर बिजनेस देखते हैं तो एक स्पेशलिटी केमिकल्स का बिजनेस है और एक CDMO का बिजनेस है. तो अमी ऑर्गेनिक्स को हमने आज से 18 मंथ्स पहले डिस्कस करा था. एंड अमी ऑर्गेनिक्स में इस क्वार्टर के अंदर नियरली लाइक 23% प्लस ग्रोथ आई है, वेयर एज EBITDA हैज़ ग्रोन फ्रॉम 29.5 करोड़ टू 50 करोड़. पैट हैज़ गॉन फ्रॉम 14.7 टू 44 करोड़. एंड इसका रीज़न क्या है, बिकॉज इनका जो CDMO का बिजनेस है जिसमें ये फर्मियन को डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बना के भेज रहे हैं, तो इनका CDMO का बिजनेस इस टाइम पे अच्छा ग्रो कर रहा है. एंड जो इनका इस टाइम पे बेसिकली इनका जो CDMO बिजनेस है, तो वहाँ पे 3 न्यू मॉलिक्यूल्स लॉन्च हो रहे हैं. 2 to 3 न्यू मॉलिक्यूल्स लेके आ रहे हैं Q4 के अंदर, जिसमें ईच मॉलिक्यूल कैन ऐड 50 to 100 करोड़ टू सेल्स. बट Q1 में देखेंगे सिर्फ एडवांस इंटरमीडिएट बिजनेस से 165 करोड़ की सेल्स थी. तो एक्चुअली में दे आर द मॉलिक्यूल्स दैट दे आर लॉन्चिंग, तो इट कैन ऐड टू एडिशनली 250 to 300 करोड़ ऑफ सेल्स स्टार्टिंग फ्रॉम Q4. राइट, वैसे अगर हम कंपनी का आगे देखते हैं तो कंपनी का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर एक्सपैंड करे क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स चेंज हो रहा है, तो CDMO की तरफ ज़्यादा प्रोडक्ट मिक्स जा रहा है. EBITDA मार्जिन ऑलमोस्ट 7% से एक्सपैंड हुआ है, whereas PAT has grown by nearly 2x in this company, right? So there are these changes which are happening. So कंपनी ने क्या फ्यूचर की गाइडेंस दी और कैसे कंपनी कर रही है. तो कंपनी की पहली गाइडेंस थी कि 25% प्लस ग्रोथ आएगी विद 50 to 100 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूवमेंट इन मार्जिन. तो माने 0.5 से 1% तक मार्जिन इंप्रूव होंगे बिजनेस के. तो कंपनी के मार्जिन 24 to 25% हो सकते हैं FY26 के अंदर. कंपनी 250 करोड़ का केपेक्स कर रही है, जिसमें से 180 करोड़ का केपेक्स इलेक्ट्रोलाइट्स में कर रही है, जो ये बैटरी केमिकल्स यूज़ होते हैं. बट वहाँ पे देखना पड़ेगा कि पे बैक पीरियड क्या है, क्योंकि चाइना से कंपटीशन भी बहुत है. तो वी हैव टू सी दैट. 80 करोड़ का एक पायलट प्लांट लगा रही है, 40 करोड़ का मेंटेनेंस केपेक्स है. फिर कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर करा है कोरियन कंपनी के साथ इंडीकेम के नाम से. तो ये जॉइंट वेंचर इज सपोज टू स्टार्ट फ्रॉम लाइक 2026 के सेकेंड हाफ से या 2027 की बिगनिंग से. तो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है. आई थिंक कंपनी की 200 to 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें कंपनी सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए केमिकल्स बना रही है. राइट, सो दिस इज समथिंग दैट द कंपनी हैज स्टार्टेड. एंड 3 मोर CDMO प्रोजेक्ट्स कमर्शलाइज होते हैं, तो वहाँ से कंपनी की ग्रोथ रेट और भी इंप्रूव हो सकती है. तो Q1 कंपनी के लिए हमेशा सॉफ्टवेयर है. दिस हैज़ बीन द केस फॉर लास्ट 15 ईयर्स. एंड सीक्वेंशली कंपनी कह रही है कि यहाँ से नंबर्स इंप्रूव होने चाहिए, बिकॉज अभी हम Q4 से Q1 कंपेयर करेंगे तो ऐसा ही दिखेगा. But still, the business has been performing well and has been firing and has been delivering on what they've guided for over last 2-3 years. So versus the peers, actually में it's a company which is walking the talk. इसके बाद हम एक और CDMO कंपनी में चलते हैं जिसमें काफ़ी एक्सपेंशन हो रही है इस टाइम पे. तो नेम ऑफ द कंपनी इज आरती फार्मा लैब्स. तो आरती फार्मा लैब्स हमने इस चैनल पे आज से 2.5 ईयर्स पहले डिस्कस करा था. 2.5 ईयर्स पहले जब हमने डीमर्जर्स की बात करी थी, तो उसमें एक आरती फार्मा लैब्स भी था. तो आज CDMO का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आरती फार्मा लैब्स इज 10% टू द ओवरऑल मिक्स, बट इट इज ग्रोइंग फास्ट. हाउ फास्ट? कंपनी इस साल 40% CDMO ग्रोथ की बात कर रही है. एंड कंपनी कह रही है कि जो तीनों वर्टिकल्स है, ज़ैंथीन का जो आपके कैफीन डेरिवेटिव्स कंपनी बनाती है, जो बेवरेजेस में यूज़ होते हैं, फार्मा में यूज़ होते हैं. APIs में कंपनी नया ब्लॉक लेके आ रही है इस साल. और CDMO में कंपनी तीनों ही एरियाज़ में केपेक्स कर रही है, और कंपनी तीनों ही बिजनेसेस को ऑलमोस्ट $100 मिलियन प्लस बिजनेस बनाना चाहती है. जैसे आज CDMO बिजनेस 200 to 220 करोड़ का है, तो कंपनी बात कर रही है कि नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में CDMO बिजनेस नियरली 1000 करोड़ इन साइज का होना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास मॉलिक्यूल की पाइपलाइन भी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है. 60+ मॉलिक्यूल्स हैं पाइपलाइन में.
राइट? बट अगेन दिस इज़ नॉट समथिंग कि सीडीएमओ बिज़नेस आज बोला तो कल बन गया। इट टेक्स 3-4 इयर्स, जैसे हमने बाकी केसेस में देखा कि सिंजीन एफआई 20 से लगा के बैठा हुआ है तो अभी तक ग्रोथ नहीं आई। हाइकल इतने सालों से कर रहे हैं तो ग्रोथ नहीं आई। बट स्टिल यहाँ पे नंबर्स फिर भी दिख रहे हैं लास्ट 2-3 इयर्स से। तो कंपनी का यहाँ पे गाइडेंस क्या है और क्या-क्या कैपेसिटीज़ आ रही है? तो आज कंपनी की रिएक्टर कैपेसिटी 1100 किलोलीटर्स की है, जो 1500 किलोलीटर्स की हो जाएगी। सीडीएमओ रेवेन्यू आज 208 करोड़ का है, जो कंपनी 40% ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है एफआई 26 के अंदर। EBITDA ग्रोथ 12 टू 15 परसेंटेज आएगी बिकॉज़ इस साल कैपेसिटी कंस्ट्रेन है। कैपेसिटी क्योंकि क्वार्टर 4 की एंड से आ रही है। ज़ैंथीन कैपेसिटी 5000 मेट्रिक टन पर एनम से 9000 मेट्रिक टन पर एनम हो जाएगी, जो क्वार्टर 4 में लाई जा रही है और एफआई 27 में फुल्ली किक इन कर जाएगी। और सोलर प्लांट इनके 1 से 2 होने वाले हैं, व्हिच विल लीड टू आई थिंक अनदर 15 टू 20 करोड़ टाइप प्लस कॉस्ट सेविंग फॉर देम। तो दिस इज़ द गाइडेंस दैट दे आर डूइंग। बट टोटल केपेक्स कितना है? तो 400 करोड़ का केपेक्स इनका अताली में जा रहा है, जो ग्रीनफील्ड केपेक्स है। 150 करोड़ का केपेक्स तारापुर के अंदर है, व्हिच इज़ अ ब्राउनफील्ड केपेक्स। और एक और भी यहाँ पे चीज़ क्या याद रखनी है कि इस क्वार्टर में कंपनी के मार्जिन कंपनी की रेवेन्यू क्यों कम आई? तो यहाँ पे मैं आपको एक बारी एक चीज़ दिखाता हूँ कि ओवरऑल अगर आप कंपनी के रेवेन्यूज़ देखते हैं तो इस क्वार्टर में यू विल सी अ फॉल। तो ओवरऑल रेवेन्यू में ये -30% की डीग्रोथ क्यों दिख रही है? इसके पीछे एक रीज़न है। व्हेयरएज़ कंपनी के मार्जिन्स फिर भी स्ट्रॉन्ग थे। EBITDA 96 करोड़ का 95 करोड़ आया, राइट? ईयर ऑन ईयर। तो EBITDA में ग्रोथ फ्लैट थी बट रेवेन्यू में डीग्रोथ थी। इसके 2 रीज़न्स हैं। एक तो इनकी एक जॉइंट वेंचर कंपनी है गणेश पॉलीकेम करके, तो वहाँ पे 60 करोड़ का EBITDA कंट्रीब्यूशन था, हाफ इनका था, 30 करोड़ इनके लिए कंट्रीब्यूशन था। तो वहाँ पे प्लांट शटडाउन था। तो दैट इज़ व्हाट लेड टू डीग्रोथ। एंड सेकेंडली वो कंपनी पहले इनकी सब्सिडरी होती थी बट अब जॉइंट वेंचर में चली गई है। तो लॉज़ ऑफ अकाउंटिंग क्या कहते हैं? जब कोई चीज़ सब्सिडरी से एक जॉइंट वेंचर में जाती है तो उसकी जो सेल्स होती है आप कंबाइन बुक नहीं कर सकते। पर जो आपका शेयर ऑफ लॉस एंड प्रॉफिट होता है वो पीबीटी के पीछे नीचे आता है। यानी जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसके जस्ट नीचे एडिशन या सब्ट्रैक्शन होती है। देन हम टैक्स से माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आते हैं। तो वहाँ पे आई थिंक कंपनी को 1.5 से 2 करोड़ का लॉस भी था इस बारी, क्योंकि उस कंपनी का प्लांट शट डाउन था। तो इस वजह से आपको रेवेन्यू में ऑप्टिकली डीग्रोथ दिख रही है बिकॉज़ दे लॉस्ट आउट ऑन दैट आल्सो। एंड नाउ द कंपनी हैज़ बिकम अ जॉइंट वेंचर instead of being a subsidiary. So that is what is leading to artificial degrowth in revenues also. So this is something जो एक nuance आपको समझना चाहिए. But let's see how the company does going forward because कंपनी की CDMO growth की visibility है, काफ़ी strong guidance दी है कंपनी ने. And let's see over next 3-4 years whether they are able to deliver or not. And it's one of the companies all of us have been tracking since a market cap of 3000 to 2500 crores के बीच में से, जब कंपनी का डीमर्जर हुआ था आई थिंक 2800 crores मार्केट कैप पे. So this is with Aarti Pharma Labs. Now coming to Jubilant Pharmova. So Jubilant Pharmova is not a CDMO per se, but it's a contract manufacturer of sterile injectables जो इनका एक प्लांट स्टार्ट हो रहा है। तो जुबिलेंट फार्मोवा में एक्चुअली में स्टोरी तब असली स्टार्ट होगी जब इनका केपेक्स लाई जाएगा स्पोकेन में। तो कंपनी के अंदर 3-4 बिजनेस यूनिट्स हैं। एक रेडियो फार्मेसी का बिजनेस यूनिट है, एक एंटी इम्यूनोलॉजी का बेसिकली बिजनेस यूनिट है जहाँ पे ये बेसिकली जो वेनम होता है उससे बेसिकली दे मेक एंटीडोट्स, ताकि किसी को अगर एलर्जी है तो दैट कैन बी सॉल्व्ड। देन कंपनी का एक सीआरडीएमओ का यूनिट है जिसमें ये इंटीग्रेटेड कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर एक स्टेराइल इंजेक्टेबल्स का यूनिट है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो अगर आप कंपनी के रिजल्ट्स देखते हैं तो कंपनी के रिजल्ट्स मार्जिन वाइज अगर कंपनी के देखते हैं तो क्वार्टर 1 के अंदर ओवरऑल कंपनी की टोटल इनकम 1746 करोड़ से 1913 करोड़ हुई। इस कंपनी का टोटल ईबिटा 266 करोड़ का 302 करोड़ हो गया। तो नियरली अ ग्रोथ ऑफ लाइक ऑलमोस्ट 18 टू 20% के आसपास ईबिटा के अंदर ग्रोथ आई। आई थिंक 16 टू 18% के आसपास ईबिटा में ग्रोथ थी। व्हेयरएज़ अगर आप मार्जिन्स देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे एलर्जी इम्यूनोथेरेपी में 35% ईबिटा मार्जिन्स थे, रेडियो फार्मेसी में 46% थे, रेडियो फार्मास्यूटिकल में, रेडियो फार्मेसीज़ में 2 थे। सीआरडीएमओ में इनके मार्जिन्स एक्चुअली में 18% आए तो इम्प्रूवमेंट थी मार्जिन्स में। एंड सीडीएमओ स्टेराइल के अंदर 17% की थी। तो ये इंजेक्टेबल्स में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एंड इंजेक्टेबल्स में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में दे आर सेटिंग अप अ न्यू लाइन इन स्पोकेन इन वाशिंगटन, जहाँ पे यूएस गवर्नमेंट ने इनको फंडिंग दी है। तो ऑलमोस्ट लाइक 60 टू 65% ऑफ द केपेक्स इज फंडेड बाय द यूएस गवर्नमेंट। एंड दिस लाइन इज गोइंग टू स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग इन सेकेंड हाफ ऑफ एफआई 26। तो एफआई 26 में इस लाइन की प्रोडक्शन स्टार्ट होगी एंड एफआई 27 में फुल्ली इट विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू नंबर्स। एंड वहाँ पे क्योंकि लोकलाइजेशन करनी है उनको सप्लाई चेन की, इस वजह से यूएस गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया टू स्टार्ट दिस केपेक्स। एंड दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस लाइन से नियरली कंपनी आई थिंक सो 14 टू 1500 करोड़ का एक एडिशनल रेवेन्यू ऐड कर सकती है पर एनम। एंड पहले कंपनी सोच रही थी कि 4 साल लगेंगे इसको लाइक फुली यूटिलाइज होने में, पर अब बिकॉज ऑफ द लोकलाइजेशन नीड्स इन यूएस अब 3 इयर्स की बात हो रही है।
तो इनका स्टेराइल इंजेक्टेबल का बिजनेस कैसा करता है अलॉन्ग विद CRDMO बिजनेस. So these are the two line items that you must track over the next couple of years. Whereas proprietary non जो proprietary novel drugs का item है तो यहाँ पे ये R&D कर रहे हैं to develop a new molecule. तो इनका एक molecule अभी FY26 के सेकेंड हाफ में अगेन डेटा पैकेज होके फेज 3 के अंदर जाएगा एंड फेज 3 के बाद कमर्शियल भी हो सकता है. तो दैट इज समथिंग येट टू बी सीन, बट उसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं देखता. बट CRDMO और CDMO बिजनेस की यहाँ पे ग्रोथ रेट्स देखनी है. तो जुबिलेंट फार्मा के रिजल्ट्स डिसेंट थे. आरती फार्मा लैब्स के रिजल्ट खराब थे बिकॉज ऑफ द वन ऑफ दैट वी डिस्कस. अमी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे. देन सिंजीन और हाइकल की तो रिजल्ट्स काफ़ी टाइम से भी अच्छे नहीं आ रहे. राइट, वेयर एज नाउ लेट्स कम टू द रिजल्ट्स ऑफ ब्लू जेट हेल्थ केयर. तो आपको एक ट्रेंड पता रहना चाहिए कि क्वार्टर वन ऑफ CDMO कंपनीज इज ऑलवेज नॉट दैट गुड वर्सेज द क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4. रीज़न क्या है कि लाइक सो क्वार्टर 3 के अंदर क्या होता है कि द कंपनीज फॉलो अ कैलेंडर ईयर अकाउंटिंग बाहर, दैट इज़ जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर आपका अप्रैल, मई, जून. जून के बाद आप देख सकते हैं तो सो एंड सो. तो लास्ट जो आपका क्वार्टर आता है दैट इज़ फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के क्वार्टर में बाहर की कंपनीज इन्वेंट्री नहीं रखना चाहती बैलेंस शीट पे. Whereas they start restocking in the new calendar year, that is January, February, March. So that is quarter 4 for the Indian CDMO companies. That is the last quarter of the financial year. So that is what leads to a bump up in revenues for the CDMO companies. अब Blue Jet Healthcare के केस में even though top line growth year on year बहुत अच्छी आई है, but quarter on quarter भी top line growth आई है, but gross profit margins उतने अच्छे नहीं आए. इसका रीजन था बिकॉज अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझेंगे तो दे हैड हायर इन्वेंट्री ओवरहेड्स. राइट, तो एक्चुअली में कंपनी ने क्या करा था अगर हम सिंपली समझेंगे तो क्वार्टर 4 FY25 में कंपनी के मार्जिन 55% थे ग्रॉस प्रॉफिट में. पार्टली बिकॉज इन्होंने कुछ गुड्स ज़्यादा बनानी दैन दे सोल्ड, सो सम फिक्स कॉस्ट स्टेड हिडन इनसाइड द अनसोल्ड इन्वेंट्री. पर क्वार्टर 1 में क्या हुआ कि कंपनी ने जो इन्वेंट्री क्वार्टर 4 में बना ली थी तो उस कंपनी को उस प्रोडक्ट्स को सेल करा. राइट, बट व्हेन दिस हैपेंस द फिक्स कॉस्ट स्टोर इन द ओल्ड इन्वेंट्री कम आउट इनटू द अकाउंट्स, मेकिंग कॉस्ट लुक हायर एंड मार्जिन्स लोअर. राइट, तो क्योंकि पुरानी इन्वेंट्री विड्रॉ करके आपने सेल करा तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स में आपके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गए. राइट, वेराज लाइक तो फिक्स कॉस्ट जो उस इन्वेंट्री को बनाने के थे वो क्वार्टर 1 के अंदर अब्जॉर्ब नहीं हुए, सो दिस लेड टू अ कॉन्ट्रैक्शन इन मार्जिन्स. एंड दूसरा प्रोडक्ट मिक्स भी इनका चेंज हुआ, तो अदर प्रोडक्ट मिक्स के अंदर प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ विच लेड टू अ कॉन्ट्रैक्शन इन मार्जिन्स फ्रॉम 55% टू 48.5. पर कंपनी इज मेंटेनिंग की गोइंग फॉरवर्ड मार्जिन 53% के आसपास रहना चाहिए कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट लेवल पे. सो दिस इज व्हाट कॉज वॉलिटिलिटी इन द स्टॉक प्राइस ऑफ ब्लू जेट हेल्थ केयर. बट नाउ व्हाट आर द ग्रोथ ट्रिगर्स ओवर हियर जो नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में हो सकते हैं. पहला ग्रोथ ट्रिगर क्या है कि जो बेम्बडोइक एसिड है या कार्डियोवैस्कुलर इंटरमीडिएट है जो ये CDMO में ऐड कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर वॉल्यूम ऑफ ऑफटेक आते रहते हैं, जैसे अगर आप एस्पिरियन की ग्रोथ रेट्स ट्रैक करते हैं तो एस्पिरियन हैज बीन डूइंग वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू ऑफटेक फ्रॉम द पेशेंट्स. राइट, तो न्यूलैंड लैब्स और ब्लू जेट हेल्थकेयर इज द प्राइमरी सेलर ऑफ बेम्बडोइक एसिड टू देम. तो बेम्बडोइक एसिड में ब्लू जेट हेल्थकेयर इंटरमीडिएट बनाती है, न्यूलैंड इंटरमीडिएट स्लैश API बनाएगी. तो न्यूलैंड का नया कैपेसिटी आई थिंक सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में लाइव जा रहा है. सो वी हैव टू सी कि ब्लू जेट हेल्थकेयर के रेवेन्यूज को क्या होता है सिनेरियो में. बट नाउ दे आर स्केलिंग दैट, अभी 60% का यूटिलाइजेशन है तो यहाँ पे रूम टू ग्रो है. एंड सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में भी कंपनी कह रही है कि हमें अच्छे ऑर्डर्स इन हैंड है फ्रॉम द इनोवेटर इटसेल्फ. राइट, सो देन न्यू कॉन्ट्रास्ट मीडिया का मॉलिक्यूल है दैट इज आयोडिनेटेड इंटरमीडिएट. तो कंपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी करती है तो उसका भी Q2 FY26 से एक न्यू कॉन्ट्रास्ट मीडिया का मॉलिक्यूल है जो सेल्स में दिखेगा. तो रियलाइजेशन इंप्रूव हो सकती है कॉन्ट्रास्ट मीडिया में बिकॉज कॉन्ट्रास्ट मीडिया FY23 में 500 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन था, अभी 97 करोड़ का कॉन्ट्रीब्यूशन था इस क्वार्टर में. विच आर सेइंग कि FY23 वाले 500 करोड़ कॉन्ट्रीब्यूशन में चला जाएगा बिकॉज FY24-25 में डी ग्रोथ थी. बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कंपनी, तो की स्टार्टिंग मटेरियल में बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही है कॉन्ट्रास्ट मीडिया में जो सेकेंड हाफ ऑफ FY26 से लाइव जाएगी. फिर हाई इंटेंसिटी स्वीटनर्स में कंपनी पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रही है बट दिस बिजनेस इज टफ टू ग्रो, जो इनका स्वीटनर वाला बिजनेस है. देन इनका नया प्लांट महाद में लाइव जा रहा है H2 ऑफ FY27 में, तो न्यू CDMO प्रोजेक्ट्स के लिए लाइव जा रहे हैं. और कंपनी अभी 45 पेप्टाइड के फ्रैगमेंट्स बना रही है और GLP-1 के एरिया में कंपनी काम कर रही है. तो कंपनी ने रिसेंटली आंध्र प्रदेश के अंदर एक काफ़ी बड़ी आई थिंक नियरली 100 एकर्स की लैंड ली है एंड कंपनी कुछ क्लोज टू 1000 करोड़ का वहाँ पे केपेक्स भी अनाउंस कर रही है. सो दिस इज देयर लॉन्ग टर्म प्लान्स ओवर FY26, 27, 28 एंड 29. So again, it's tough to tell which molecule leads to growth in these companies because we don't know the pipeline exactly. But यहाँ पे near term visibility में बेम्बडोइक एसिड और जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया का बिजनेस है that can do well. But यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है
कि अगर इनकी वॉल्यूम्स फ्रॉम देयर देम टू न्यूलैंड में शिफ्ट हो जाती हैं तो एक रिस्क फैक्टर फॉर ब्लू जेट हेल्थ केयर वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो अभी हम न्यूलैंड लैब्स का डिस्कशन करते हैं। तो न्यूलैंड लैब्स की अगेन जस्ट एज द नेचर ऑफ द सीडीएमओ बिजनेसेस, तो लंपी क्वार्टर था इनके लिए। तो इनकी 32% के आसपास डी ग्रोथ थी सेल्स में, एंड ईबिटा में 67% की डी ग्रोथ थी। वेराज कंपनी मेंटेन कर रही है कि FY25 के बेस पे आप वापस ग्रोथ देखेंगे आती हुए। रीजन बीइंग बिकॉज इनके आई थिंक 3-4 मॉलिक्यूल्स की कमर्शियल सप्लाई है इस ईयर, बट वो सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से स्टार्ट होगी। वेराज पैट में भी 86% की डी ग्रोथ थी बिकॉज दे वॉज ऑपरेटिंग डी लेवरेज इन द कंपनी। करेंटली बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग डी लेवरेज, इस वजह से कंपनी के मार्जिन काफी रिड्यूस हो गए इस क्वार्टर के अंदर। वेराज अगर आप कंपनी में देखते हैं तो ओवर द ईयर्स क्या हुआ है कि सीडीएमओ बिजनेस का मिक्स बढ़ा है एंड स्पेशलिटी का मिक्स बढ़ा है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स का। वेराज ओवरऑल कंपनी में आज आई थिंक इस क्वार्टर में नियरली 44% ऑफ द रेवेन्यूज वाज फ्रॉम सीएमएस, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड एंड नेक्स्ट 3 to 4 years CDMO business will become 70 to 75% ऑफ द रेवेन्यू मिक्स। तो जब हमने इस कंपनी को ओरिजिनली आपके साथ 2021 में कवर करा था तब सीडीएमओ बिजनेस सिर्फ 25 to 20% ऑफ रेवेन्यू था। आज नियरली 44% हो गया, बट दिस कुड गो टू 70 to 75% एज वेल। विराज कंपनी की मॉलिक्यूल पाइपलाइन देखते हैं तो कंपनी की मॉलिक्यूल पाइपलाइन फ्रॉम 84 ग्रैंड टोटल मॉलिक्यूल्स हैज गॉन टू 98। कमर्शियल पाइपलाइन अभी 19 मॉलिक्यूल्स की है। तो इस क्वार्टर में लाइक लास्ट ईयर से अगर आप कंपैरिजन करेंगे, सो देयर इज वन मोर मॉलिक्यूल व्हिच हैज गॉन कमर्शियल इन द एपीआई सेगमेंट, राइट। तो डेडिकेटेड कैपेसिटी सेटअप इन्होंने करी है बेबडोइक एसिड की। तो देखते हैं सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से यूनिट 3 के अंदर लाइव जानी चाहिए एंड दैट शुड स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग टू द रेवेन्यूज, बट दैट इज Q3 एंड Q4 में मेजर ग्रोथ आनी चाहिए इस कंपनी के अंदर। तो Q3 Q4 के आई थिंक क्वार्टर्स कुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग बिकॉज द मैनेजमेंट हैज अ हैबिट ऑफ नॉट गाइडिंग फॉर ग्रोथ, but if they are guiding for growth, like they're mentioning, like strong growth is the word that we are leaving you with, right? So it just means that it's a conservative management जो strong growth की बात कर रही है। that is interesting, right? तो FY26 में ग्रोथ अच्छी आ सकती है कंपनी में, बट आपको ये जरूर चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि कंपनी आज 129 की पी रेशियो पे TTM पे, तो काफ़ी हद तक वो ग्रोथ बिग दिन भी हो सकती है। तो आई थिंक द थिंग इज कि द पीपल हु हैव बीन ट्रैकिंग द स्टोरी, फॉर देम लुकिंग एट सच बिजनेसेस इट्स मच ईजियर, बट द पीपल हु आर न्यू टू द स्टोरी, आप सिर्फ रिजल्ट एनालिसिस कर सकते हैं, यू कैन क्लोजली ट्रैक इट, बट कभी कभी फ्रेश लोगों के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐसे बिजनेसेस के अंदर मिसिंग होता है। तो ये चीज़ आपको ये नुआंस याद रखना है। बट अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एलिमेंट जहाँ पे हम जाएंगे कि एक्चुअली में हम लोग यहाँ स्टॉक स्कैन्स पे और भी दो कंपनी के रिजल्ट देख लेते हैं। एक विंडलास बायोटेक था। तो विंडलास बायोटेक की इस क्वार्टर में नियरली 31% पैट ग्रोथ आई है। तो ये कंपनी बेसिकली CMO बिजनेस में जेनेरिक के लिए, मतलब ये CDMO नहीं करते, मोस्ट ऑफ इट जो जेनेरिक ड्रग्स होते हैं उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो ऑफ पैटेंट होते हैं इंडिया में। तो यहाँ पे बहुत ही कंसिस्टेंट 15 to 20% ग्रोथ रेट आ रही है काफ़ी लंबे टाइम से, बट इनके मार्जिन वो नहीं होंगे जो बाकी कंपनीज के हैं। दीज कंपनीज विल मेक 12-13% मार्जिन वर्सेज द अदर्स, बट यहाँ पे भी अभी मार्जिन आई थिंक 12.63% के आसपास है जो मल्टी क्वार्टर हाई पे हैं। लास्ट टाइम 12.63% Q3 ऑफ FY25 के अंदर गए थे। Whereas similarly, Innova CapTab is also a similar business, but Innova CapTab में 19% रेवेन्यू ग्रोथ थी, 8% पैट ग्रोथ, 5% पैट ग्रोथ आई है बिकॉज इनोवा कैपटैप में डेप्रिसिएशन बहुत बढ़ गया है क्योंकि इनका जम्मू एंड कश्मीर में 450 करोड़ का केपेक्स लाइव किया है जो Q3 से इनकी ग्रोथ में काफ़ी हैंडसमली जिसको ऐड करना चाहिए। तो दीज आर टू बिजनेसेस विच आर इनटू जेनेरिक CMO, दे आर नॉट इनटू लाइक पेटेंटेड मैन्युफैक्चरिंग, जिस वजह से इनके मार्जिन अगर आप इनोवा कैपटैप में देखेंगे तो 14-15% दिखते हैं। बट बिफोर वी गो टू द कंक्लूजन, लेट्स कम टू द ग्रोथ गाइडेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। तो अगर आप अक्यूटास केमिकल्स का देखते हैं तो 25% का ग्रोथ गाइडेंस है जो हमने बात करी थी विद मार्जिन इंप्रूविंग। हाइकल का हमने देखा कि वॉक द टॉक ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है। जुबिलेंट फार्मोवा की 2030 तक की गाइडेंस है जहाँ पे अपने ये बिजनेस को लाइक नियरली डबल करना चाहते हैं FY24 बेस से विद ROC गोइंग अबव 20%। डीवीज लैब्स का यूनिट 3 का कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है FY26 में, 2000 करोड़ का केपेक्स है। काकीनाडा वाला प्लांट स्टार्ट हो रहा है, बट डीवीज लेबोरेटरीज अगेन we covered this with you in 2021 2022, but now it's at 70-75 times P ratio. तो that is my issue with the sector। जब हम वैल्यूएशन और टेक्निकल्स देखेंगे थी क्या एक इशू क्या रहता है। तो देन लॉरस ने अभी 3 कैपेसिटी एक्सपेंशंस अनाउंस करी हैं एंड CDMO की पाइपलाइन मोर देन 110 प्रोजेक्ट्स की होगी है लॉरस की, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री एट द मोमेंट। तो लॉरस में आपको सिर्फ CDMO का कितना मिक्स इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल सेल्स में सिर्फ वो ट्रैक करना है। सिंजीन का हमने डिस्कस करा कि अगेन अ स्टोरी वेयर एग्जीक्यूशन इज नॉट कमिंग। इनोवा कैपटैब में Q3 Q4 से
इनका जो कथुआ का ग्रीनफील्ड प्लांट है जम्मू में, दैट विल स्टार्ट रैंपिंग अप, तो वहाँ पे आपको मार्जिन्स देखने कैसे आते हैं। वैसे आरती फार्मा लैब्स का भी Q4 ऑफ FY26 में काफ़ी बड़ा केपेक्स अटाली में लाइव जा रहा है 450 करोड़ का। एंड CDMO बिजनेस की इन्होंने 800 to 1000 करोड़ ऑफ रेवेन्यूज की बात करी है बाय FY28-29। जैंथीन का भी 1000 करोड़ रेवेन्यू की बात करिए और 100 मिलियन का बिजनेस API की भी बात करिए, विच इज ऑल्सो 800 to 1000 करोड़। सो वन ऑफ द कंपनीज टू लुक आउट फॉर इफ करेक्ट्स, और अगेन आप इंडिपेंडेंटली जाके पढ़ सकते हैं। न्यूलैंड के केस में यूनिट 3 के अंदर एडिशनल ब्लॉक कमर्शियल हो रहा है एंड सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में कंपनी इज एक्सपेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑन द बेस ऑफ FY24 एज वेल। एंड ब्लू जेट हेल्थ केयर के केस में अभी अंबरनाथ CDMO ब्लॉक फुल्ली ऑन स्ट्रीम है, whereas सेकेंड हाफ ऑफ द FY26 में न्यू केपेक्स लाइव जा रहे हैं एंड कंपनी कॉन्ट्रास्ट मीडिया में अच्छी ग्रोथ की बात कर रही है। सो दिस इज विद ब्लू जेट हेल्थ केयर। So different CDMO businesses क्या कह रहे हैं for the short term, this all is covered over here. This sheet I've also included for you. Now let's go towards the valuation and the technicals plus the conclusion of the video. तो अभी हम स्टॉक स्कैन्स के ऊपर आके एक कस्टम बिल्ड इंडेक्स बनाते हैं CDMO बिजनेसेस का, क्योंकि इंडिया में निफ्टी फार्मा और निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स है, बट CDMO के लिए कोई इंडेक्स नहीं है। एंड नॉट ओनली दिस, व्हाट वील आल्सो डू इज दैट कि हम CDMO बिजनेसेस का एक वैल्यूएशंस का भी ओवरव्यू लेंगे, क्योंकि ये सेक्टर आज उतना चीप नहीं है जितना 2023 में चीप था। तो लेट मी गिव यू अ वार्निंग इन फ्रंट कि इस सेक्टर में आज वैल्यूएशंस उतनी रीजनेबल नहीं है जितनी आज से 2-3 साल पहले रीजनेबल थी। तो यहाँ पे अगर कोई डिप्स आते हैं तो अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, तो हम देखेंगे कि वैल्यूएशंस कहाँ चल रही है। पहले हम स्टॉक स्कैन्स पे आते हैं। स्टॉक स्कैन्स पे प्रोडक्ट्स में चलते हैं, प्रोडक्ट्स में कस्टम इंडिसेस में चलते हैं, और कस्टम इंडिसेस में हमने एक CDMO का बिजनेस इंडेक्स बना रखा है। तो लेट मी जस्ट ओपन इट। तो अगर आप CDMO का बिजनेस इंडेक्स देखेंगे तो इसमें देर आर कंपनीज लाइक डिविज लैब्स, साई लाइफ साइंसेज, एंथम बायोसाइंसेज, लॉरस लैब्स, राइट, कोहेंस लाइफ साइंसेज, देन आपका आरती फार्मा लैब्स, जुबिलेंट फार्मोवा, राइट, इवन योर अदर कंपनीज लाइक अक्यूटास केमिकल्स जो अमी ऑर्गेनिक्स के नाम से जाना जाता है। तो वैसे तो द इंडेक्स हैज बीन इन अ स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड, बट अभी रिसेंटली बहुत, राइट, लास्ट कपल ऑफ वीक्स में एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ इंडेक्स में, विच स्टार्टेड अक्टूबर 2021 में जब लास्ट डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था, तो इट लास्टेड टिल 23 अप्रैल। बट नाउ रिसेंटली डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। बेसिकली इंडेक्स 30 वीकली EMA को ब्रीच कर रहा है, बट वी हैव टू सी हाउ इट गोज, बिकॉज द थिंग इज कि बॉटम्स ऑफ वैल्यूएशंस कहीं कहीं जगहों पे आज इतनी रीजनेबल नहीं है व्हेन इट कम्स टू CDMO, राइट। तो यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, और मैं आपको वैल्यूएशंस के एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक रिसेंटली लिस्टेड कंपनी एंथम बायोसाइंसेज, नो डाउट एक्सेप्शनल बिजनेस, एक्सेप्शनल कंपनी, बट एट 102 टाइम्स PE रेशियो, 25 टाइम्स प्राइस टू सेल्स। सिमिलरली देखते हैं साई लाइफ साइंसेज, नियरली 10 टाइम्स प्राइस टू सेल्स, 75 to 76 टाइम्स PE रेशियो, राइट। अगर आप और भी एग्जांपल्स देंगे तो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कोहेंस लाइफ साइंसेज, राइट, which used to be known as Suven Pharmaceuticals in the past, right? Now currently at 18 times price to sales, 130 times PE ratio, right? Not just this, let me take you further towards Divi's Laboratories. So Divi's Labs at 71 times PE ratio, 17 times price upon sales. So maybe it is imprudent to expect like non-linear returns from some of these names which trade at these valuations. Reason being because starting valuations always matter. आप valuation calculator use करके देख सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने क्या करा आपके लिए कि डिफरेंट डिफरेंट CDMOs का जो भी स्टार्टिंग वैल्यूएशन है वो यहाँ पे कंपेयर करें जस्ट ओवर एयर। तो अक्यूटास केमिकल, अमी ऑर्गेनिक्स का 56 के आसपास PE रेशियो है, बट अमी ऑर्गेनिक्स में ग्रोथ भी 30-40% आ रही है। जुबिलेंट फार्मोवा का 34-35 टाइम्स PE रेशियो है, बट प्राइस अपॉन कैश फ्लो देखेंगे तो आज 17-18 टाइम्स पे चल रहा है। हाइकल तो हमने पहले डिस्कस करा कि क्या प्रॉब्लम्स हैं। लॉरस का PE रेशियो आज ज़्यादा है, बट लॉरस में अगेन अगर 800 to 1000 करोड़ तक का पैट आता है तो आप फॉरवर्ड पे देख सकते हैं शायद से 45-46 टाइम्स PE रेशियो पे, बट स्टिल द ग्रोथ हैज़ टू कम। मतलब इट इज़ नॉट टुडे एट दैट वैल्यूएशन वेयर अगर ग्रोथ ना भी है तो चल जाएगा, बट द ग्रोथ हैज़ टू कम। तो आपको CDMO वर्टिकल की ग्रोथ पे अपना पूरा ओपिनियन बनाना पड़ेगा। डीवीज हमने डिस्कस करा 71 टाइम्स PE रेशियो पे। ब्लू जेट आफ्टर द बीटिंग ऑफ Q1 रिजल्ट्स नाउ इज बैक टू 38 टाइम्स PE रेशियो। तो जहाँ पे IPO आया था ब्लू जेट हेल्थ केयर का, वहीं पे कंपनी का वैल्यूएशन चल रहा है इस टाइम पे। एंथम लाइफ साइंसेज 103 टाइम्स PE रेशियो। सिंजीन क्वाइट अ लॉट ऑफ डी रेटिंग, अब 53 टाइम्स PE रेशियो पे आ गए। रीजन बीइंग वेल नोन टू यू कि इतने सालों से मैंगलोर का प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं बट अभी तक हो नहीं पाया, एंड ग्रोथ रेट्स एक्सेलरेट नहीं हो रहे, ग्रोथ रेट्स काफ़ी लीनियर जा रहे हैं। वेयर एज देयर पीयर्स लाइक साई लाइफ साइंसेज और peers like Anthem Biosciences have done much better versus Syngene over last 4 years, right? Windlass Biotech ये बेसिकली जेनेरिक CMO है, तो ये 33 टाइम्स की PE रेशियो है। ग्रोथ अच्छी आ रही है, यहाँ पे भी 20-25% की पैट ग्रोथ आ रही है। इनोवा कैप्टैब सिमिलर है लाइक विंडलास, बट इनोवा कैप्टैब में जम्मू एंड कश्मीर में एक बहुत बड़ा केपेक्स लाइव किया है, तो आपको उस केपेक्स को स्टडी करना चाहिए कि उसकी यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है एंड इवेंचुअली मार्जिन्स कहाँ जाएंगे।
साई लाइफ साइंसेज 76 टाइम्स पी रेशियो पे, आरती फार्मा लैब्स 25-26 टाइम्स पी रेशियो पे। जो रीजंस हमने डिस्कस करे उस वजह से इसका वैल्यूएशन अभी रीजनेबल पे आया है। न्यूलैंड भी आज 129 टाइम्स की पी रेशियो पे है, तो स्टार्टिंग वैल्यूएशन बिल्कुल भी चीप नहीं है। द ग्रोथ हैज़ टू कम, तो न्यूलैंड और लॉरस उस कैटेगरी में है कि द ग्रोथ हैज़ टू कम फॉर द पी रेशियो टू फॉल। जैसे न्यूलैंड की मैनेजमेंट इस साल अच्छी ग्रोथ की गाइडेंस दे रही है, या लॉरस की मैनेजमेंट 55-60% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात कर रही है। तो अगेन द ग्रोथ हैज़ टू कम, तो न्यूलैंड में भी हमने ट्रिगर्स फॉर ग्रोथ पढ़े और लॉरस में भी हमने देखा कि कैसे ग्रोथ आ सकती है। सो दिस इज द वैल्यूएशन एनालिसिस। तो ओवरऑल सेक्टर आज उतना सस्ता नहीं है वैल्यूएशन में जितना एक टाइम पे था, तो we could get better opportunities into this sector. So this is something that you must understand with the conclusion of the quarter one FY26 results. So in conclusion of this video, हमने क्या करा है इस वीडियो में, जितनी भी CDMO कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स का एनालिसिस करा, चाहे वो अमी ऑर्गेनिक्स हो, या फिर चाहे वो लॉरस लैब्स हो, चाहे वो न्यूलैंड लेबोरेटरीज हो, चाहे वो आल्ती फार्मा हो, चाहे जुबिलेंट फार्मोवा हो, या चाहे कोई भी और कंपनी हो लाइक सिंजीन और हाइकल, जिनका हमने रिजल्ट डिस्कस करा। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज ये सेक्टर थोड़ा-सा हॉट है या फिर इन फेवर है या इन थीम है। सो एज़ अ रिटेल इन्वेस्टर यू मस्ट ट्रेड विद कॉशन, बिकॉज़ वैल्यूएशन शायद से आज उतनी चीप नहीं है जितनी एफआई 23 या 24 में थी कुछ-कुछ बिज़नेसेस की। बट स्टिल यहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ बनते रहती हैं क्योंकि लंपी बिज़नेस इन नेचर है, जहाँ पे H2 हमेशा स्ट्रॉन्गर रहता है वर्सेस H1। तो किसी बिज़नेस के अंदर अगर डीग्रोथ आई हो बिकॉज़ ऑफ रीज़न्स व्हिच कैन बी सॉल्व्ड, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर जहाँ पे ऑप्टिकली मल्टीपल्स बहुत एलिवेटेड है, तो वहाँ पे शायद से एक मतलब लुकिंग एट दैट बिज़नेस कैन बी रिस्की बिकॉज़ वैल्यूएशंस माइट नॉट मेक सेंस। सो आई विल जस्ट लीव यू ऑन दिस नोट, क्योंकि काफ़ी सारे जो नए न्यू आईपीओज़ भी हैं वो सीडीएमओ में आ रहे हैं। तो नए आईपीओज़ कब आते हैं थीम में, जब थीम हॉट होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और नए आईपीओज़ की क्या वैल्यूएशन है, 15 टाइम्स प्राइस टू सेल्स, 25 टाइम्स प्राइस टू सेल्स, 30 टाइम्स प्राइस टू सेल्स। तो ये रिस्क फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। और एक रिस्क फैक्टर क्या है कि अभी तो फार्मा एग्जेम्प्टेड है टैरिफ से यूएस के, पर कल को अगर फार्मा को भी टैरिफ डाल देते हैं ताकि वहाँ पे लोकलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन हो, तो वो एक बहुत लॉन्ग टर्म रिस्क हो सकता है। बट दैट कुड ऑल्सो लीड टू अपॉर्चुनिटीज बिकॉज इंडिया का कॉस्ट स्ट्रक्चर मैच करना बहुत डिफिकल्ट है। तो दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये बिजनेस एनालिसिस कैसा लगा, एंड डू ऑल्सो लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको कौन सी कंपनी इंटरेस्टिंग लगती है। विद दिस आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ SOIC। वो वीडियो किस पे होनी चाहिए वो भी आप मेरे को बताइए। क्या हम वीडियो सोलर पंप्स पे करें, आईटी सेक्टर पे करें, या बेस्ट Q1 FY26 रिजल्ट्स पे करें। विद दिस आई विल सी यू ऑन द कमिंग संडे। जय हिंद।